भीमा कोरेगांव केस, सोमा सेन की हिरासत में और जरूरत नहीं है, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। जमानत पर मौखिक सुनवाई पूरी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर और भीमा कोरेगांव की आरोपी सोमा सेन के संबंध में एक आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति की। जस्टिस अनिरुद्ध बोस बॉस और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जब सेन की निरंतर हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाया तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के माध्यम से एजेंसी ने स्वीकार किया कि उन्हें अब सेन की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सेन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में मौखिक दलीलें सुनी, जिसके द्वारा उन्हें जमानत के लिए अपने इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुए जाति आधारित हिंसा और सीपीआई माओवादी के साथ कथित संबंध के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद सेन गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध के लिए जून 2018 से जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में सह अभियुक्त ज्योति जगताप की जमानत याचिका के साथ सेन की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने इस सप्ताह जमानत देने के खिलाफ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज की दलील और सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर के खंडन पर सुनवाई की। सेन की जमानत याचिका को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पीठ को के समक्ष दो वैकल्पिक दलीलें पेश की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क का पहला अंग सुप्रीम कोर्ट में शिक्षाविद की जमानत याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति थी। चूंकि यह हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न एक विशेष अनुमति याचिका है, इसका पहला ये सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट यह कहने में गलत था कि इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट को विचार करना होगा। मान लीजिए कि हाईकोर्ट ऐसा कहने में गलत था, तो राहत क्या मिलेगी? क्या इस न्यायालय को इसके गुण दोष के आधार पर इस पर विचार करना चाहिए? हाईकोर्ट को अपना विवेक लगाकर इस पर विचार करना चाहिए। हमारा निवेदन है कि हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि विशेष अदालत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के मद्देनजर जमानत आवेदन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एजेंसी द्वारा एक अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया गया था। दूसरा, यदि हाईकोर्ट गलत था तो हाईकोर्ट का एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत संपूर्ण सामग्री पर अपीलीय अदालत के रूप में विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इन अपराधों के तहत हाईकोर्ट में कोई संवर्ती क्षेत्राधिकार निहित नहीं है। इससे एक महत्वपूर्ण क्षण जब आया जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने स्पष्ट रूप से पूछा, एजेंसी के दृष्टिकोण से यदि धारा 43D(5) नहीं थी तो क्या उन्हें वास्तव में उनकी हिरासत की आवश्यकता थी? इस पर एएसजी नटराज ने कबूल किया। स्पष्ट रूप से कहें तो कई मामलों में अभियोजन एजेंसी को हिरासत की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन धारा 43D(5) की कठोरता और अपराधों की गंभीरता के कारण अंततः हमें इस स्थिति का बचाव करना होगा। कानून अधिकारी ने अदालत को यह सूचित करने से पहले स्वीकार किया कि वे निर्देश मांगने के बाद एनआईए का रुख स्पष्ट करेंगे। इस मामले में हिरासत की आवश्यकता नहीं हो सकती है। फिर एएसजी नटराज ने अदालत से स्पष्ट रूप से कहा, हमें उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं। जस्टिस बोस ने संकेत दिया, तब हम यूपा की धारा 43D(5) के तहत साथ पढ़ते हुए गंभीरता की जांच करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे तर्क दिया कि अगर अदालत मामले की खूबियों पर विचार करना चाहती है तो सबसे पहले एजेंसी को नोटिस देने की जरूरत है। फिर अदालत को एनआईए द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सभी सामग्री की जांच करनी चाहिए, जो इस तरह की याचिका में नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने याचिकाकर्ता के स्तर को भी जोरदार ढंग से खारिज कर दिया कि पूरक आरोप पत्रों में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो उन्हें यूएपीए मामलों में फंसाती हो। उन्होंने कोर्ट से कहा, इस मामले में सबसे स्पष्ट बात तथ्यों का छिपाव और यह प्रक्षेपण है कि सोमा सेन के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। संरक्षित गवाहों के बयान न हो तो इस अदालत के सामने पेश किए गए और न ही पढ़े गए। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे कि कुछ भी नहीं है। निष्पक्षता के सिद्धांत ने इस बयानों के खुलासे की मांग की है। जो व्यक्ति राहत चाहता है, विशेष रूप से समानता के आधार पर उसे साफ सुथरे हाथों से आना चाहिए। ऐसी अन्य सामग्रियां जो यह स्पष्ट करती हैं कि वह इन प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के प्रमुख संगठन का हिस्सा है। सोमा सेन के वकील सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर के प्रत्युत्तर में वर्नन गोंजाल्विस 2023 में शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में साक्ष्य के संभावित मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए बैच से गायब कुछ दस्तावेजों के बारे में एएसजी नटराज के दावे को संबोधित करते हुए ग्रोवर ने तर्क दिया, और जहां तक संरक्षित गवाहों के बयानों से संबंधित दस्तावेजों की बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गडकरी ने इन दस्तावेजों पर टिप्पणी की है। आनंद तेल तुम बड़े के फैसले में कहा गया कि वे अभियोजन पक्ष के मामले को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। जस्टिस बोस ने आगे दबाव डाला, लेकिन आपने इन्हें क्यों छोड़ दिया? इसके लिए ग्रोवर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि अब उसका मसौदा तैयार किया गया तो क्या हुआ। यह बॉम्बे से आया है। दस्तावेजों को 50,000 पृष्ठ हैं। हम उन दस्तावेजों पर गौर नहीं करते। यह उन लोगों द्वारा किया गया है जो इसके घेरे में है। मैं माफ़ी से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि मुझे माफ़ी मांगनी है। फिर उन्होंने बताया कि सुखदायक विशेषता यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट आनंद तेल तुम्बड़े और सुप्रीम कोर्ट वर्नन गोंजाल्विस के दो फैसलों में दस्तावेजों की जांच की गई है और इन्हें विश्वसनीयता नहीं दी गई है। उन्होंने सेन के खिलाफ
अभियोजन पक्ष के मामले के एक कॉलम का भी खंडन किया, यानी कथित तौर पर दो सह अभियुक्त अभियुक्त व्यक्तियों के बीच दिए गए निर्देशों पर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ फाइलों को हटाने पर। एक बार फिर दोषी सबूतों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए ग्रोवर ने जोर देकर कहा, यह डेटा फॉरेंसिक टीम द्वारा प्राप्त किया गया है और कोई संवेदनशील सामग्री नहीं मिली है। अंत में उन्होंने स्वतंत्रता से लगातार वंचित किए जाने पर सवाल उठाया, खासकर उनकी बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और लंबे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर। इसके अलावा धारा 43D5 और बटाली में फैसले के बावजूद अजीब सामने आता है क्योंकि उन्होंने हिरासत में बहुत ही अधिक समय बिताया है। ये एक बुजुर्ग महिला है जो कई बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें हिरासत में रखना उचित नहीं है। अगर वो बरी हो गई हैं तो इस बार उसका हिसाब कौन देगा? साईं बाबा को 10 साल बाद बरी कर दिया गया, जवाबदेह कौन है? इसकी किसकी अंतरात्मा को पीड़ा हो रही है? अभियोजन पक्ष जवाबदेह नहीं है। जेल में एक इंसान की इस पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? और इनमें से कुछ लोग जेल में मर जाते हैं, क्या हम इस तरह की चीज़ों को चलने देंगे? इसके साथ ही सोमा सैन की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई। जस्टिस बोस ने सुबह उठने से पहले संकेत दिया कि ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए नई तारीख दी जाएगी। पृष्ठभूमि: अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और नागपुर विश्वविद्यालय में पूर्व विभाग अध्यक्ष सोमा सेन के साथ साथ 15 अन्य लोगों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे के भीमा कोरेगांव में जाति हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है, क्योंकि उनमें से जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का जुलाई 2021 में निधन हो गया। पुणे पुलिस और बाद में एनआईए ने तर्क दिया कि एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषण कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 220 वर्षगांठ मनाने के लिए एक कार्यक्रम ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव गांव के पास मराठा और दलित समूह के बीच हिंसक झड़पों को जन्म दिया। इसके चलते 16 एक्टिविस्ट को कथित तौर पर हिंसा की साजिश रचने और योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त पत्रों और ईमेल के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए। सेन को पुणे पुलिस ने 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया था। अगले वर्ष पुणे की एक अदालत ने जांच से पहले सुरेंद्र गाडलिक, सुधीर धबले, वर राव, सोमा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष जून में एक विशेष एनआईए अदालत ने सेन की अंतरिम चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी, जो उस समय 61 वर्ष के थे। साथ ही 80 वर्षीय एक्टिविस्ट कवि बरबर राव की उसी तरह की याचिका भी खारिज कर दी। 2021 में सेन और 8 अन्य आरोपियों द्वारा डिफॉल्ट जमानत के लिए एक सामान्य आवेदन दायर किया गया था, जिसे पुणे की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दिसंबर 2021 में एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के बावजूद जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एन के जमादार की डिवीजन ने 8 अन्य को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया, और जिसमें सुधीर धबले, पीर बरबर राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिक, सोमा सेन, महेश राउत, वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा शामिल है। इनमें से एक तेलुगु कवि और कार्यकर्ता बरबर राव को पिछले साल चिकित्सा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पिछले साल जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोफेसर सेन द्वारा दायर एक नई और जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था। यह देखते हुए एनआईए ने उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नायक की डिवीजन बेंच ने सेन को विशेष अदालत से संपर्क करने के लिए कहा था। यह देखा गया कि पुणे सत्र अदालत द्वारा पूरक आरोप पत्र के मद्देनजर जमानत से इनकार करने के बाद से परिस्थितियां बदल गई और विशेष अदालत को उसकी याचिका पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मामले का विवरण: सोमा कांति सेन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका, आपराधिक संख्या 4999/2023।